हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि आपके लिए हम लोग जल्दी क्लासेस लेने वाले हैं यूपी पीसीएस प्री 2020 के लिए। तो आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ये क्लासेस जो आपको शाम को 7 बजे मिलेंगी और सबसे पहले हम लोग पॉलिटी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इन शाम को 7 बजे जो आपको टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे पॉलिटी के, तो ऐसी वीडियो आपके लिए और भी हम लोग लाते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसमें 4 चैप्टर को हम लोगों ने लिया है, जिसमें आपका संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, ठीक है, समितियाँ संविधान की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 सेक्शन को लिया है। तो यहाँ पे हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग अपने जो मार्क्स हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। 1861, 1892, 1909, 1919। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट अपना कर लीजिए आप लोग और अपने मार्क्स को ज़रूर बताइए, ईमानदारी से मार्क्स को ज़रूर बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा इसका जो सॉरी हम लोगों ने गलत लिख दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी गई। बजट पर बहस करने की और पूरक अनुपूरक प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई, पर मतदान की शक्ति नहीं दी गई थी। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी? 1813 के चार्टर एक्ट से, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद से। तो इसका सही आंसर हम लोग को जल्दी बताइए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। इसका हम लोग एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्दित की। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से लिया है? तो समवर्ती सूची जो लिया है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है? समवर्ती सूची की संकल्पना। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, देखिए, नवंबर दिसंबर
1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस ने तीसरे गोल सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देखेंगे तो ये यानी दोनों जो ऑप्शन है वो सही है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं नहीं शब्द आया है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो इसके सदस्य कौन कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी और ए.के. अय्यर, ये सब पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम में भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1833, 1853, 1858, 1861। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना बनाया। अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। तो कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो कौन सा एक्ट हो जाएगा? 1833 का एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 1773, 1784, 1813, 1833। ठीक है, तो किस में किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में सबसे पहले की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इपे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसको आप लोग रट लीजिए, सर एलिजा इपे जो थे वो कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है। तो किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मिली है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, तो भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश करने की शक्ति प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर इसका सल्यूशन देख लेते हैं। सल्यूशन है, यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित होती है। तो देखिए 1861 पे आप लोग मत आइए। 1861 में यद्यपि ब्रिटिश भारत का जब था, गवर्नर जनरल थे, तब उनको मिली हुई थी। ठीक है, लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति थे उनको अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी वो 1935 के ही भारत सरकार अधिनियम से मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ?
तो किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये गवर्नमेंट इंडिया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ और 1937 में जाकर बर्मा एक देश बना। 1937 में ही अलग हुआ था। ठीक है, चलिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? फिर से पढ़िए, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है, जो विलियम वुड थे, ठीक है, ये जो थे ये इस कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? भारत सरकार के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत किया गया था। इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे। इसका सॉल्यूशन है भारतीय संविधान नहीं, कैबिनेट मिशन, सॉरी, क्रिप्स मिशन नहीं, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। सॉरी, गलती हो गई। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित भारतीय अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ये हमें बताना है। सी राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। सी राजगोपालाचारी जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, इसमें सी राजगोपालाचारी जी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम थे श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। तो कुल कितने हुए थे? ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, इसको रट लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन यानी कुल अवधि 165 दिन। 11वें अधिवेशन के अंतिम 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर ऑप्शन सी है। देखिए, अगर ऑप्शन में 11 हो तो भाई 11 लगाना। ठीक है, लेकिन क्योंकि 24 जनवरी को अधिवेशन एक और हुआ था, इसलिए ये जो होगा ये 12 होगा। ठीक है, 12 सही होगा। 11 अधिवेशन तो हो चुके थे क्योंकि 26 नवंबर तक 11 हो चुके थे ना। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को फिर बैठी थी और 26 जनवरी को लागू हो गया था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए।
तो सही तिथि कौन सी? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो इसकी सही तिथि जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये किसने कहा था? तो ये आइंस्टीन ने कहा था। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? आइंस्टीन ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो ऑप्शन नंबर डी है, आइवर जोनिंग्स। ये आप लोग रट लीजिए, ये जो दो क्वेश्चन थे इनको आप लोग रट लीजिए। आइवर जोनिंग्स ने कहा था कि संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो उसमें कुल कितनी महिला थी? 15। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं एक बार, और सॉल्यूशन में आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। देखिए संघ संविधान सभा के थे जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब इसकी दो उप समितियाँ थीं। मूल अधिकार उप समिति थी JB कृपलानी, इसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति के थे SC मुखर्जी। ठीक है, संघ शक्ति समिति के थे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वो जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का जो विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, USA के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देख सकते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देखिए उद्देशिका जो है का विचार जो है, उद्देशिका जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और जो उद्देशिका में जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भारत के संविधान के लक्षण दिए गए हैं, मतलब मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इससे मिलान करना है। तो सबसे पहले मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? सबसे पहले यहाँ पे हम डी से चलते हैं। डी क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड। तो डी का तीसरा जिसमें होगा वो सही हो जाएगा, तो यानी ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ये और ये सही है, बाकी ये दो गलत हो जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेशन करना सीखो। ठीक है, एक मिनट हम बता दे रहे हैं। अब इसमें डी में 3 कहाँ कहाँ है? देखिए पहले में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, दूसरे में नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ए का दूसरा कहाँ कहाँ है? डी में। तो यानी ये खत्म हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं सॉल्यूशन में। देखिए मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, यूके में आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर माने जर्मनी से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। ठीक है, कनाडा जो है वो केंद्र का संघ जो है माने यूनिटी, वो कनाडा से ली गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और जब तक कि पॉलिटी का आपका रिवीजन नहीं हो जाता तब तक ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो चैनल आप इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।